हेलो गुड इवनिंग साथियों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में शानदार क्लास। दोस्तों, आप इस चैनल पर आज नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब जब तक आप इस चैनल को नहीं करेंगे, ये जो महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन है आप तक नहीं पहुँच सकेगा। इस शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले हम हमेशा की तरह एक काम करते हैं, वो है इस क्लास को लाइक करना, साथ में दोस्तों को शेयर करना, जिससे जो भी परीक्षार्थियों की इस क्लास की ज़रूरत है उन तक ये क्लास, इम्पोर्टेंट क्लास उन तक पहुँचे। चलिए, तो आज की शानदार क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक पॉजिटिव थॉट के लिए हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक जो बात है आपको हमारे माइंड में सेट करके हमें रखनी है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो दोस्तों, एक हम बात हमारे दिमाग में हमें रखनी है और इस चीज़ को फॉलो करना है। जैसे कि हम हमेशा जानते हैं, डिसिप्लिन के बगैर अनुशासन के आप आपके जीवन में कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप आपके जीवन में अनुशासन नहीं लाएंगे, एक प्रॉपर दिनचर्या डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको निश्चित है कोई भी मंजिल हासिल नहीं होगी। तो समय इंसान को सफल नहीं बनाता। आपका जो आज का कीमती समय है उसका आपने सही इस्तेमाल कर लिया तो निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज की शानदार क्लास में हम पढ़ेंगे रीनल सिस्टम का पार्ट 2, जो कि पिछले लेक्चर में आपके कुछ टॉपिक रह गए थे, उनको मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, तो पेन कॉपी को लेके बैठ जाइए और यहाँ से जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिए। छोटी सी चीज़ है पर परीक्षा में सिलेक्शन दिलाने के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाले नोट्स। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक किडनी डिसीज। बढ़ते क्रम में पार्ट 2 है आपका। आज की जो क्लास है रीनल सिस्टम की पार्ट 2 है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक रह गए थे रिमेनिंग, उनको आज हम पूरा करेंगे। दोस्तों, क्रोनिक किडनी डिसीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीकेडी बोलते हैं, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में सीकेडी की फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको याद रखनी है क्रोनिक किडनी डिसीज। यहाँ पर हम बात करें तो परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो पूरा नाम ना देके सीकेडी का भी यूज कर सकता है। पेशेंट है एक आपके वार्ड में भर्ती है और उसको सीकेडी हो रखा है, तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। अब हम सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि सीकेडी होती क्या है। हमने पढ़ी थी पहले एक्यूट रीनल फेलियर, ARF। ये कंडीशन कंटिन्यूस पेशेंट में बनी रहे। अगर हम इसको कंटिन्यूस ठीक ना करें, परीक्षा में हम एक प्रश्न आता है यहाँ से, एक्यूट रीनल फेलियर को अगर हमने अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली डायग्नोसिस नहीं किया तो ये कंडीशन आपकी प्रोग्रेसिव होकर आगे चल के किस में चेंजेज हो जाएगी, सीकेडी में, क्रोनिक किडनी डिसीज में। यहाँ पर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें दोस्तों, प्रोग्रेसिव एंड इनरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। अगर ये पेशेंट को एक बार भी हो जाती है, पेशेंट को अगर ये एक बार भी हो जाती है तो कभी भी ये फंक्शन, इसके जो फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन में कभी भी वापस नहीं जाती है। एक बार अगर सीकेडी पेशेंट को हो जाती है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उसके इनरिवर्सिबल लॉस होते हैं किडनी फंक्शन, जो कि किडनी ने जो फंक्शन उसके खो दिए हैं वो कभी भी अब मरीज में वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ से हम इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और पेशेंट को कब तक हमें जिंदा रखना है इसके बारे में आपका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस प्लान करेगा। यहाँ पर हम बात करें अक्कर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे समय में होती है। जब आप एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है, हमने इस कंडीशन को ठीक नहीं किया है तो ये कंडीशन प्रोग्रेसिव बनी रहती है और आगे चल के सीकेडी में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण कारण हम जाने, कॉजेज, सीकेडी के कॉजेज क्या क्या रहेंगे, कारण क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेन कारण है वो है अनट्रीटेड एक्यूट किडनी इंजरी। अगर आपकी किडनी इंजरी हुई है, एक्यूट कंडीशन है और आपने उसको ठीक नहीं किया है, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया है, यहाँ पर पेशेंट जो है उसने कोई भी डॉक्टर की सलाह नहीं ली है, कोई दवाई नहीं ली है, तो जो आपकी ये कंडीशन है एक्यूट किडनी इंजरी की, वो परिवर्तित हो जाएगी आपकी सीकेडी में। यहाँ पर हम दूसरा कारण जाने तो डायबिटीज मेलाइटस। एक पेशेंट है डीएम का जिसकी शुगर हमेशा बढ़ी हुई रहती है। क्या बढ़ी हुई रहती है? शुगर। नॉर्मल शुगर की हम बात करें, नॉर्मल आपकी शुगर लेवल की हम बात करें तो दोस्तों कितनी होती है, 70 to 110 mg/dl। ये नॉर्मल वैल्यू है। परीक्षा में एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि शुगर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है तो 70 to 110 mg/dl। अगर 70 से बिलो अगर शुगर लेवल होता है तो उस टर्म को बोलते हैं हम
हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया। अगर यही टर्म अगर इंक्रीज हो जाए तो इसे बोलेंगे हम हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है दोस्तों, तो ये दो महत्वपूर्ण टर्म हैं जो कि परीक्षा में आपके आ जाए तो हमें याद रखनी है। नॉर्मल शुगर होता है आपका 70 टू 110 mg/dl। अगर 70 से बिलो शुगर आपके पेशेंट में होती है तो टर्म कहलाती है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर 110 mg/dl से ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ गया है बॉडी में तो इस टर्म को बोलेंगे हम हाइपरग्लाइसीमिया। हम ग्लूकोमीटर से ये वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे, साथ में हम ब्लड रिपोर्ट के थ्रू भी यहाँ पर हम ग्लूकोज का टेस्ट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन की हम बात करें दोस्तों, एक मरीज है आपका बीपी का, यहाँ पर हम बात करें मरीज है आपके नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 mmHg। पहली की क्लास में हमने पढ़ा था अगर आपका बीपी कंटिन्यूस 140, 100 या 90 mmHg बना हुआ है तो मरीज को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन का पेशेंट। कंटिन्यूस अगर 140, 100, 90 mmHg से ज़्यादा बीपी उसका आ रहा है तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। कंटिन्यूस इस वजह से होता क्या है दोस्तों, इसकी वजह से मरीज को सीकेडी होने के खतरे बढ़ जाते हैं। अगला हम इसकी बात करें, देखिए फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को पहले से सीकेडी है, ठीक है, क्या है सीकेडी है, तो उनमें यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं सीकेडी होने के। रिकरेंट इन्फेक्शन, किडनी में कोई सा अभी इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर सीकेडी होने के चांसेस रहेंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपकी बॉडी ने इन फंक्शन करना बंद कर दिया है, ऑटो इम्यूनिटी तैयार कर ली है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर आपकी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं जो कि आपके सीकेडी का कॉज बनते हैं, इसका क्रोनिक किडनी डिसीज के कॉज बनते हैं। इनको आप रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर हमें कॉज का पता चल गया है तो अब यहाँ पर हम बात करें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हैं जो पेशेंट में सीकेडी के साथ में दिखाई देते हैं, किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक क्रोनिक किडनी डिसीज का मरीज है। आपके पास कोई मरीज आया है तो आप उसको किस प्रकार से लैब वैल्यू के अकॉर्डिंग पहचानेंगे कि ये मरीज आपका क्रोनिक किडनी डिसीज का है। तो यहाँ पर हम साइन एंड सिम्टम की बात करें तो दोस्तों देखिए, इन एंड स्टेज ऑफ सीकेडी, आपकी जब क्रोनिक किडनी डिसीज की लास्ट स्टेज चल रही हो तो उस दौरान ऑलमोस्ट एवरी बॉडी सिस्टम इज नेगेटिविटी अफेक्टेड। यहाँ पर हम बात करें तो सारे सिस्टम उल्टे पुल्टे हो जाएंगे और मरीज में भिन्न भिन्न परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो इसके साइन एंड सिम्टम जानने से पहले हम जानते हैं सीकेडी की स्टेज कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आता है, 4 स्टेज आपकी यहाँ पर 5वीं स्टेज तक यहाँ पर आपकी रहती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले सीकेडी की फर्स्ट स्टेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कितनी हो जाएगी बिलो 90, कितनी हो जाएगी बिलो 90। स्टेज सेकंड की हम बात करें तो 60 से 89, स्टेज थर्ड की हम बात करें तो 45 से 59, 30 to 44 देखने को मिलेगी। स्टेज की हम 4 की बात करें तो 15 to 29, जो लास्ट स्टेज आती है आपकी उसे बोलते हैं हम एंड स्टेज ऑफ सीकेडी क्रोनिक किडनी डिसीज, जिसमें आपकी एंड रीनल स्टेज डिसीज ESRD। स्टेज 5 को हम किस नाम से जानते हैं ESRD एंड स्टेज रीनल डिसीज, जिसमें पेशेंट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बिलो 15 देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करें स्टेज की, आपकी बात करें तो कितनी होती है 5 स्टेज यहाँ पर होती हैं। इसके अनुसार हम जानते हैं कि साइन एंड सिम्टम अब पेशेंट में क्या क्या अराइज हो गए हैं, किस प्रकार से हम जानेंगे कि मरीज को सीकेडी का खतरा बढ़ रहा है। साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरे सिस्टम में नेगेटिविटी इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिनरी की, तो यूरिनरी आउटपुट की हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो ओलिगोयूरिया टर्म है बिलो 400 ml पर डे 24 हावर में, अगर आपका पेशेंट 400 ml से पर डे यूरिन पास कर रहा है बॉडी से, आउटपुट उसका 400 ml से कम आ रहा है तो इस टर्म को बोलेंगे हम ओलिगोयूरिया। सेकंड टर्म में हम बात करें एनयूरिया, 24 घंटे में अगर आपका पेशेंट 100 ml पर डे यूरिन पास आउट कर रहा है तो इस टर्म को बोलेंगे एनयूरिया। दोनों टर्म आपकी परीक्षा में पूछे जाती हैं।
छोटे लाइन क्वेश्चन है, सीएचओ एग्जाम में ये पूछा जाता है। प्रोटीन यूरिया हेमिच्यूरिया, हम यहाँ पे हम बात करें तो यूरिन के साथ में प्रोटीन आना, यूरिन के साथ में प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलना क्या बोला कहलाता है प्रोटीन यूरिया। यूरिन के साथ में ब्लड सेल्स का आना, यूरिन के साथ में ब्लड सेल्स का आना क्या कहलाता है हेमिच्यूरिया। ये टर्म दोनों इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। एक सीकेडी के मरीज में ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। सेकंड हम बात करें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, पेशेंट लिथार्जिक रहेगा, उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा और वो कंफ्यूज रहेगा, कुछ सोच समझ नहीं पाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा कंफ्यूज रहेगा। कभी कभी मरीज में सीजर भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, दोस्तों अभी हमने जाना हाइपरटेंशन, आपका बीपी हमेशा क्या रहेगा बढ़ा हुआ मिलेगा, 140-100 mmHg से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सिस्टोलिक बीपी आपका बढ़ा हुआ, साथ में डायस्टोलिक बीपी भी आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, यहाँ पर हम बात करें आपके शरीर में जब प्रॉपर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, प्रॉपर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो स्टेज की यहाँ पे हम बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो किडनी की क्या हो जाती है कम हो जाती है। इससे आपकी बॉडी में क्या देखने को मिलता है फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस देखने को मिलता है। अब आपकी हम बात करें तो सीकेडी क्या है, एक प्रकार से आपके शरीर में फ्लूइड का भरना, मोस्ट कॉमन साइन होता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की हम बात करें तो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है जब मरीज सीकेडी से सफर कर रहा होता है तब। तो यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम हाइपर वॉल्यूमिया नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम से ज़्यादा यहाँ पर आपकी बॉडी का वॉल्यूम हो जाना। हार्ट फेलियर, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने की वजह से यहाँ पर हार्ट फेलियर होने के खतरे मरीज में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम और फंक्शनों की बात करें तो देखिए दोस्तों कौन कौन से सिम्टम है जो मरीज में और यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, एनोरेक्सिया, मरीज को क्या है भूख कम लगती है, क्या लगती है भूख कम लगती है। यहाँ पर हम नोजिया वोमिटिंग की बात करें तो मरीज को मन होगा उल्टी जैसा और कभी कभी पेशेंट यहाँ पर वोमिटिंग भी कर देता है। इसी की हम बात करें तो यूरिमिक फीटर, एमोनिया ब्रीथ, जब बच्चा यहाँ पर कोई पेशेंट है तो क्या है जो वो सांस ले रहा होगा तो अमोनिया की जैसी स्मेल आती है, ऐसी स्मेल हमें मरीज की सांस में आएगी। तो ये भी मोस्ट कॉमन है, परीक्षा में पूछा जाता है। सीकेडी के साथ में एक पेशेंट है जिसमें अमोनिया ब्रीथ देखने को मिलती है क्योंकि अमोनिया जैसी स्मेल उसकी सांस में आती है। वो जो भी कुछ खाएगा तो उसे मेटालिक टेस्ट वहाँ पर लगेगा, मेटल का टेस्ट होता है उसके जैसे टेस्ट उसे वहाँ पर लगेगा। इम्यून सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा इम्पेयर्ड हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। प्रतिरक्षा तंत्र आपका कमजोर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र आपका कमजोर हो जाएगा। साथ में हम बात करें इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, शरीर में अगर इन्फेक्शन होगा तो उसके प्रति आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। चलो दोस्तों ऐसे ही हम जानते हैं और क्या क्या सिम्टम हैं जो कि देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम बात करें ब्लड सेल्स से रिलेटेड जो कि परीक्षा में आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, वो क्या देखने को मिलेगा एनीमिया। एक पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा एनीमिया, शरीर में आपकी हीमोग्लोबिन की कमी होना, साथ में अदर ब्लड सेल्स की कमी होना। तो एनीमिया मीन्स खून की कमी होना यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपके शरीर में एक क्लोटिन फैक्टर होता है जो कि किडनी बनाती है, उसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। ये की क्या है क्लोटिंग फैक्टर है जो कि किडनी इसका निर्माण करती है। शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाएगी सीकेडी के पेशेंट के दौरान, तो इससे क्या होगा रिस्क ऑफ ब्लीडिंग यहाँ पर बढ़ जाएगी। साथ में मरीज में देखने को मिलेगा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ा हुआ काफ़ी देर तक यहाँ पर ब्लीडिंग होगी और जो आपका क्लोटिंग फैक्टर है उसकी कमी यहाँ पर पेशेंट में देखने को मिलेगी। चलिए और क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें एमनोरिया, एमनोरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम ओबीजी से रिलेटेड हम बात करें तो एमनोरिया देखने को मिलेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, डिक्रीज लाइबिडो। तो ये किसमें देखने को मिलता है मेल और फीमेल की हम बात करें तो एमनोरिया किसमें देखने को मिलेगा फीमेल में, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लाइबिडो किसमें देखने को मिलेगा मेल में। तो ये दोनों सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन पेशेंट में देखने को मिलेगा, जल्दी से स्पर्म का बाहर आना, साथ में लाइबिडो उसमें जो सिम्टम आने वाले हैं लैंगिक लक्षण है वो क्या होंगे कमजोर दिखाई देंगे। तो तीनों सिम्टम यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पे हम लास्ट बात करें जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनता है एक क्वेश्चन, वो क्या है
यूरोमिक फ्रॉस्ट और प्रूराइटिस, ये स्किन संबंधित दोनों क्या हैं, स्किन संबंधित बीमारी है या डिसऑर्डर है, स्किन संबंधित, जिसमें क्या होता है प्रूराइटिस और यूरोमिक फ्रॉस्ट एक सीकेडी मरीज में साथ में देखने को मिलता है। लैब वैल्यू की हम बात करें तो इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, क्रिएटिनिन पोटेशियम लेवल भी यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम इंक्रीज, कैल्शियम डिक्रीज, फॉस्फेट इंक्रीज, ये लैब वैल्यू है जो कि सीकेडी के मरीज के साथ में देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने इतना सब कुछ जान लिया है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है अब ये में हम बात करें। सीकेडी का पहली बात तो क्या है, एक तो इनरिवर्सिबल है, क्या है, इनरिवर्सिबल है, ये ठीक नहीं की जा सकती, क्या है, इनरिवर्सिबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसका उपचार ही करेंगे जब तक पेशेंट बचा हुआ रहेगा। यहाँ पर हम बात करें डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, तो दोस्तों किसी की किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया है, वो ESRD की स्टेज में है, तो इस दौरान होता क्या है, मरीज को डायलिसिस ही करना पड़ता है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल किडनी, यहाँ पर हम डायलिसिस की बात करें, आर्टिफिशियल किडनी मरीज में सेट की जाती है, जिससे फिल्ट्रेशन सेट होता है, फिल्ट्रेशन किडनी की तरह कार्य करता है डायलिसिस, जो कि एक एक्स्ट्रा पार्ट है, हम हमारे शरीर से जोड़ते हैं। डायलिसिस का अभी हम प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है, कैसे हम मरीज में करते हैं। दूसरा क्या है, किडनी ही बदल देना, यहाँ पर हम बात करें, आपने महाराज जी का नाम सुना होगा वृंदावन में, तो वो महाराज जी के क्या है, दोनों किडनियाँ खराब हैं, तो उनका डायलिसिस पर डे होता है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और भी अन्य किडनी के मरीज होते हैं, तो उनके भी यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ये आपका शानदार टॉपिक क्या था अभी, क्रोनिक किडनी डिसीज होती क्या है, इसके हमने बारे में जाना और इसका ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम्स सभी के बारे में जाना। सेकंड इंपोर्टेंट की हम बात करें तो एक परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, टाइप ऑफ डायलिसिस। जब सीकेडी का मरीज है तो किस प्रकार से आप मरीज में डायलिसिस करेंगे। दो प्रकार के डायलिसिस यहाँ पर मोस्टली हम मेडिकल फील्ड में करते हैं, एक का नाम है हीमोडायलिसिस, सेकंड है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को हम कौन कौन सी इंडिकेशन में करेंगे, ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, बताइए डायलिसिस का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, इट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द टाइप ऑफ डायलिसिस, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो 3 बार वीक में हमको करना है, 3 से 5 आवर पर ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम बात करें 3 से पर आवर पर ट्रीटमेंट यहाँ पर हम करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले डायलिसिस की हम बात करें तो होता क्या है, हम एक एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल किडनी, आपकी किडनी ने फंक्शन करना यहाँ पर बंद कर दिया है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पर हम लगा रहे हैं मरीज, जिससे क्या हो, फिल्ट्रेशन शरीर का किया जा सके, जो भी बास्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी में बन रहे हैं उनका हम एक्सक्रीशन कर सकें। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से ये आपके हैंड है, एक वेन है और एक क्या है, आर्टरी है, एक क्या है आपकी वेन है, एक आर्टरी है। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम आर्टिफिशियल किडनी को लगाएंगे, जिसमें आपका एक क्या होगा, ब्लड डायलाइजर होगा, क्या होगा, ब्लड डायलाइजर होगा, और एक आपका क्या होगा, ब्लड को वापस डालने के लिए, एक ब्लड को निकाल रहा है, एक ब्लड को क्या कर रहा है, वापस से बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, और यहाँ पर लगा हुआ है ब्लड बैक टू द बॉडी, ये क्या लगा हुआ है, डायलाइजर लगा हुआ है। इस डायलाइजर का काम क्या है, फिल्टर करना, शरीर में क्या करना, फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करेगा और क्या करेगा, बास्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देगा और ब्लड को डायलाइट कर देगा। तो यहाँ पर जो एक आर्टरी और वेन्स में दोनों में कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या है, फिस्टुला से यहाँ पर कनेक्ट रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अब किस प्रकार से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करें डायलाइजर होता किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें फिस्टुला जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, तो डायलाइजर क्या होता है, एक आर्टिफिशियल किडनी है। परीक्षा में पूछा जाए डायलाइजर क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी है। सीकेडी के मरीज में ये डायलाइसिस किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रिंग ब्लड टू द डायलाइजर, हम क्या करेंगे, ब्लड को डायलाइजर में लेंगे, फिल्टर आउट टॉक्सिन एंड बास्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के पश्चात फिर क्या करेंगे, जो ब्लड फिल्टर हो गया है उसे दोबारा से ब्रिंग क्लीन ब्लड बैक टू द बॉडी में हम इसको वापस से डाल देंगे। ये क्या है, डायलाइसिस की प्रोसेस है, हीमोडायलाइसिस की। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें वास्कुलर एक्सेस, हम बात करें फिस्टुला की। तो सबसे पहले फिस्टुला कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ज्वाइनिंग एन आर्टरी टू वेन, क्या करेंगे, आर्टरी टू वेन में हम ज्वाइन कराएंगे। ग्राफ्ट्स में क्या होता है, इंसर्टिंग सिंथेटिक ग्राफ्ट मटेरियल बिटवीन आर्टरी एंड वेन, जिससे क्या हो, नीड टाइम टू हील एंड मैच्योर, आराम से हील और मैच्योर हो जाए। तो दोस्तों इससे क्या है, ब्लड आपका फिल्टर हो जाएगा और पेशेंट में किडनी का काम करेगा आर्टिफिशियली। यहाँ पर हम बात करें
तो देखो नेक्स्ट हम बात करें किस प्रकार से इसका एवोल्यूशन करते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न आता है, जब हीमोडायलिसिस मरीज में कर रहे हैं तो उस दौरान हम बात करें तो किस प्रकार से हम उसको पेटेंसी का पता लगाएंगे। तो एवोल्यूशन ऑफ पेटेंसी की हम बात करें तो दोस्तों फील द थ्रिल को फील करेंगे, साथ में हम इसे ब्रूट साउंड यहाँ पर सुनेंगे, जो कि हम बात करें ये कहाँ पर सुनाई देगा, थ्रिल कहाँ पर दिखाई देगा, फिस्टुला पर, और ग्राफ्ट्स की हम बात करें तो ये कहाँ पर सुनाई देगा, ग्राफ्ट्स पर। ठीक है, तो ये आपको दोनों बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है दोस्तों, बोथ रिक्वायर सर्जरी, ये जब डायलिसिस हो रखा होता है तो ये सर्जरी के दौरान हम इसको करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, हीमोडायलिसिस के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है जो कि पेशेंट में देखने को मिलेंगे। एक तो मेन क्या है आपका हाइपोटेंशन, यहाँ पर हम बात करें हाइपोटेंशन की तो इसमें क्या होगा, आपका बीपी कितना होगा, नॉर्मल बीपी से कम हो जाएगा, 160 से कम बीपी यहाँ पर देखने को मिलेगा। 100/60 mm ऑफ Hg से अगर बीपी आपका पेशेंट में कम देखने को मिल रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस होने की वजह से यहाँ पर बीपी कम हो जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम जो कि एक सीकेडी के साथ में देखने को मिलता है, आपकी बॉडी में डिसइक्विलिब्रियम, एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम की जगह पे क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन ऊपर नीचे हो जाएगा। हेमरेज वहाँ पर देखने को मिलेगा, एयर एम्बुलेंस बनने का खतरा रहता है, और बॉडी में फ्लूइड लॉस हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के खतरे रहते हैं। तो हमें हमेशा मॉनिटर करना है, पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटर करना है। जब पेशेंट को डायलिसिस कर रहे हो, हम हीमोडायलिसिस कर रहे हो, जब पेशेंट को और भी सर्जरी चल रही हो, तब उस दौरान क्या क्या हमें अवॉइड करना है। जब हीमोडायलिसिस कर रहा है तो हमें कभी भी कंप्रेशन नहीं करना है, ब्लड ड्रॉ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, ब्लड प्रेशर रीडिंग, हमें ब्लड प्रेशर भी नहीं मापना है। टाइट क्लॉथिंग, पेशेंट को टाइट क्लॉथ नहीं पहनाना है। कैरिंग्स बैग्स कैरी नहीं करना है। स्लीपिंग ऑन दैट आर्म, जिस आर्म से आपका हीमोडायलिसिस हो रहा है उस आर्म की ओर हमें स्लीप नहीं करना है, सोना नहीं, उसको हाथ को क्या रखना है, सीधा रखना है। हम यहाँ पर आराम से आराम कर रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करें तो देखिए अब हम इसकी बात करें कौन की, ये हो गया आपका हीमोडायलिसिस। सेकंड महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में होता है वो क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न परीक्षा में जो पूछा जाता है वो क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। हम इसके बारे में भी जानते हैं ये क्या होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस इनसाइड द बॉडी, ये किसमें होता है, बॉडी के अंदर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक नया टेक्निक है, ये आपकी बॉडी है, हम क्या करेंगे, डायलिसेट सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर ड्रेन लगा देंगे। ड्रेन लगा के हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस फ्लूइड को अंदर कराएंगे। क्या करेंगे, जो भी हमने डायलिसेट सॉल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, पेरिटोनियल कैविटी में अंदर डालेंगे। फिर क्या करेंगे, ये पेरिटोनियल कैविटी से वापस से क्या होगा, इस ड्रेन के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, ड्रेन में। जो बास्ट प्रोडक्ट है वो किस में इकट्ठे हो जाएंगे, इस ड्रेन में। चलिए इसका प्रोसीजर क्या है इससे हम जानते हैं, नीचे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रोसीजर को कैसे आप फॉलो करोगे, यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन को वार्म करेंगे। क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को वार्म करेंगे। फिर जो वार्म सॉल्यूशन है, डायलिसेट इज इन्फ्यूज्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी बाय ग्रेविटी। हम क्या करेंगे, ऊंचाई पे उस फ्लूइड की बोतल को डालेंगे, डायलिसेट सॉल्यूशन को, जिससे क्या है, पेरिटोनियल कैविटी में हमने जो इंसिजन लगाया है वहां पर इसको प्रेशर से क्या करेंगे, ग्रेविटी के थ्रू अंदर इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराने के पश्चात हम क्या करेंगे, क्लोज द क्लैंप ऑन द इन्फ्यूजन लाइन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लैंप लगा देंगे। उसके पश्चात क्या होगा, जो आपका फ्लूइड डायलिसेट डबल 4 सेट अमाउंट द टाइम ऑफ, तो यहाँ पर एक और सेट है जो आपका ड्रेन का लगा हुआ रहता है, इसका ड्रेन का सेट यहाँ पर लगा हुआ रहता है। अब यहाँ पर हमने क्लैंप लगा दिया है, जो आपका फ्लूइड हमने डायलिसेट फ्लूइड हमने लगाया है वही ग्रेविटी के दौरान अब क्या होगा, वापस इस ड्रेन के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, ड्रेन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड पोर्ट होता है, क्या होता है, डायलिसेट डबल 4 सेट अमाउंट ऑफ द टाइम, डबल टाइम। इसकी वजह से क्या होगा, द ड्रेनेज ट्यूब इज अनक्लैम्प्ड। अब क्या करेंगे, हम ड्रेनेज ट्यूब को अनक्लैम्प्ड करेंगे। क्या करेंगे, जो पहले की अनक्लैम्प्ड हुई रखी होती है, अब इस क्लैम्प को क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हटा देंगे, जिससे क्या है, ये बंद, यहाँ पर क्लैम्प लगा दिया, ये क्लैम्प हटा दिया, तो जो यहाँ पर फ्लूइड था वो कहाँ पर आ गया, ड्रेन में आ गया। तो क्या होगा इससे, द ड्रेनेज ट्यूब इज अनक्लैम्प्ड, फ्लूइड ड्रेन फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी बाय द ग्रेविटी। यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी में जो डायलिसेट फ्लूइड था, टॉक्सिन्स युक्त बास्ट प्रोडक्ट थे, वो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएंगे, ड्रेन में आ जाएंगे बाय ग्रेविटी। यहाँ पर हम बात करें, फ्लूइड ड्रेन फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी बाय ग्रेविटी। A new container of dialysate is infused as soon as drain is completed।
जैसे ही ये पूरा होता है, ये हमने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया था उसको अब हम चेंज कर देंगे और इस प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ड्रेन तैयार करना है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। फिर हम क्या करेंगे, एक डबल सेट लेंगे, यहाँ पर पहले से क्लैंप करके रखेंगे, जिससे क्या है ग्रेविटी से आपका सॉल्यूशन किस में चला जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लैंप लगाएंगे, फिर इस क्लैंप को खोल देंगे, जिससे क्या होगा ग्रेविटी से आपके जो वास्ट प्रोडक्ट है वो किस में आ जाएंगे, ड्रेन में। इस प्रकार से पेरिटोनियल ड्रेनेज किया जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, पेरिटोनियल डायलाइसिस, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोस्ट कॉमन की हम बात करें तो वो कौन सा होता है, हीमोडायलाइसिस। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करें पेरिटोनियल कैथेटर किस पर परफॉर्म करते हैं, परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार से आप इसे परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों इसको कहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो एट बेड साइड और दूसरा किस में, ऑपरेशन रूम में। तो दो जगह पर हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस जब हम कर रहे हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन आपके मरीज में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मोस्ट कॉमनली हम बात करें तो पेरिटोनाइटिस क्या होता है, आपकी पेरिटोनियल कैविटी में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। पेरिटोनाइटिस मींस पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन का होना, किसकी वजह से, आपने पेरिटोनियल डायलिसिस किया था, ट्यूब अंदर इंसर्ट कराई थी, ट्यूब को रिमूव कर दिया है, तो वहां पर क्या होगा, अब इन्फेक्शन होने के खतरे वहां पर बढ़ जाएंगे। इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, पेरिटोनियल इन्फेक्शन आपको हुआ है मरीज में, तो उसे आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें क्लाउडी और ब्लेडी ड्रेनेज, जो यहाँ पर ड्रेनेज लगा हुआ था, डायलाइसेट था, एक ट्यूब इधर से जा रही थी, एक ट्यूब और पेरिटोनियल कैविटी में लगी थी, तो जो ड्रेन यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो कैसा रहेगा, क्लाउडी रहेगा और ब्लेडी ड्रेनेज रहेगा। ड्रेन में ब्लड वहाँ पर रहेगा, मरीज को फीवर वहाँ पर देखने को मिलेगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर उसको देखने को मिलेगा। साथ में पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा और मलेज की कंडीशन वहाँ पर पेशेंट में देखने को मिलेगी। ये पेरिटोनियल डायलिसिस की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। परीक्षा में अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसे आप आसानी से बता देना। दोस्तों जो मैं चीज़ आपको बताते चल रहा हूँ उसको आप नोटबुक में नोट करते चलिए। सीकेडी पढ़ लिया हमने, डायलिसिस की टाइप पढ़ ली। एक परीक्षा में पूछे जाने वाला एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यहाँ पर हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है, तो शब्द ही इंडिकेट कर रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन का होना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जनरली इन्फेक्शन विद इन द यूरिनरी सिस्टम कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरल और फंगस। बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से और किसी फंगस के कांटेक्ट में आने की वजह से आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट हैं उनमें सभी में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा में एक पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट को मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन पहुंचाता है वो कौन सा है, बैक्टीरिया इज ए मोस्ट कॉमन, स्पेशली ई कोलाई। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज है। परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ई कोलाई के द्वारा आपका मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशेंट में देखने को मिलता है। कोई भी मरीज अगर आपके पास आया है तो हॉस्पिटल में यूटीआई होने के खतरे भी सबसे ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। तो कहते हैं ना, क्रॉस इन्फेक्शन अगर होगा मरीज को तो उसके साथ में एक और परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर मरीज में क्रॉस इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो उसे होने का मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा, ये भी यूटीआई। जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन देखने को मिलता है दूसरे मरीज में, वो भी क्या है, यूटीआई है। ठीक है दोस्तों, तो यूटीआई को कॉज करने वाला कौन सा है, बैक्टीरिया ई कोलाई। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले तो इसके कॉजेज के बारे में जानते हैं, फिर इसके हम टाइप के बारे में जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर कॉजेज पढ़ लेते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया आपका कॉज कर रहा है मोस्ट कॉमनली। तो सबसे पहले हम बात करें तो मोस्ट कॉमन किस में होता है, ये वुमेन्स में होता है। किस में होता है, वुमेन्स में। शॉर्टर यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा इज क्लोज ऑफ द रेक्टम। ये क्या होता है, रेक्टम के पास में क्लोज होता है और उसका यूरेथ्रा क्या होता है, शॉर्ट होता है। इसलिए मोस्ट कॉमन यहाँ पर फीमेल में होने के खतरे इसके ज़्यादा होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। चलिए दोस्तों, और क्या है, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। आपने ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर लिए हैं, इसकी वजह से आपकी जो किडनी है इसको फिल्टर नहीं कर पा रही है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं कर पा रही है। इस कारण से क्या है, इन्फेक्शन होने के खतरे वहाँ पर बढ़ जाएंगे। इनडोलिंग जो कैथेटर होते हैं, प्लास्टिक कैथेटर होते हैं, उनका हम बार बार उपयोग करने से इन्फेक्शन होने के खतरे वहाँ पर बढ़ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी यूटीआई होने के खतरे बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ का मरीज है, लाइफ स्टाइल आपकी गलत है। जैसे कि देखिए,
आप नहा नहीं रहे हैं 5-5 दिन तक, सेंट वेंट लगा रखे हैं, परफ्यूम लगाते जा रहे हैं, नहाया नहीं है, कोई केयर नहीं है आपकी यूटीआई के सिस्टम की, तो क्या होगा, आपको ये खतरा होने के बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि आपके यूटीआई के खतरे के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम इसके प्रकार जान लेते हैं। परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। ये आपके दो सिस्टम होते हैं, कौन से, एक तो आपका अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, सेकंड कौन सा होता है आपका लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो परीक्षा में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो अपर और एक लोअर। तो अपर में कौन कौन सा आता है, यहाँ पर हम बात करें, यूटीआई टिपिकली स्टार्ट इन लोअर ट्रैक्ट एंड मूव अपवर्ड मेकिंग इट अपर ट्रैक्ट। यहाँ पर हम बात करें इस पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें अगर आपका इन्फेक्शन, परीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, पाइलोनेफ्राइटिस, अगर आपकी किडनी, बोथ किडनी, ये वन किडनी सेकंड किडनी, दोनों किडनी में से किसी भी किडनी में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे हम, पाइलोनेफ्राइटिस। परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर इन्फेक्शन किस में हुआ है, किडनी में हुआ है, इसका टर्म को क्या बोलेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस। संख्या कितनी होती है किडनी की शरीर में, दो होती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, पेरिटोनियल कैविटी में, बैक साइड में। कहाँ पर पाई जाती हैं दोनों किडनी, पेरिटोनियल कैविटी में, हमारी बैक साइड में होती हैं दोनों किडनी सिचुएटेड होती हैं। यहाँ पर हम बात करें किडनी में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो कौन सा है आपका, पाइलोनेफ्राइटिस। सेकंड हम यहाँ पर बात करें, किडनी से आपके दो यूरेटर निकले रहते हैं, जिसमें अगर इन्फेक्शन ऑफ द यूटेरस, क्या है आपके जो यूटेरस हैं, दो आपके यूरेटर हैं, अगर इन यूरेटर में इन्फेक्शन होता है तो इस टर्म को बोलते हैं यूरेट्रेराइटिस। क्या बोलते हैं, यूरेट्रेराइटिस। परीक्षा में पूछे जाना पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, दोनों क्या हो गए, अपर में आते हैं। यहाँ पर हम लोअर की बात करें तो लोअर में आपका कौन सा आता है, एक तो ब्लेडर आता है और एक क्या आता है आपका, यूरेथ्रा। अगर आपके पेशेंट में ब्लेडर में इन्फेक्शन होता है, किसमें, जिसमें आपका यूरिन कलेक्ट होता है, क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है, अगर इस यूरिन कलेक्शन वाले स्थान को क्या बोलते हैं, ब्लेडर। अगर इस ब्लेडर में इन्फेक्शन हुआ है तो टर्म को क्या बोलेंगे हम, सिस्टाइटिस। क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस। परीक्षा में पूछे जाने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यहाँ पर हम बात करें, ब्लेडर से क्या निकलता है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रल मार्ग पेनिस के द्वारा बाहर निकलता है और यूरिन को रिमूव कर दिया जाता है। अगर आपका इन्फेक्शन यूरेथ्रा में होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। इस प्रकार से आपके अपर और लोअर इन्फेक्शन जो कि मोस्ट कॉमनली यूटीआई में देखने को मिलते हैं दोस्तों, इनके बारे में हमने जान लिया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अब साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। तो साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, आपका जो पेशेंट है यूटीआई से ग्रसित है तो स्मेली यूरिन मोस्ट कॉमन, सबसे पहले जो यूरिन वो कर रहा होगा तो उसमें क्या होगी, स्मेल आ रही होगी। मरीज को चिल्स विथ फीवर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें, एक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइन है, ठीक है दोस्तों, जो कि इस पेशेंट में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करें जिस क्या है, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, CBA टेंडरनेस, जो एंगल रहता है आपका, परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाए, देखिए बैक साइड में आपका 12th रिब पर एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, CBA। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर यूरिन भरा हुआ है, इन्फेक्शन वहाँ पर हुआ है, इन्फ्लेमेशन वहाँ पर हुआ है, इस कारण से क्या होगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। कहाँ पर, बैक साइड में 12th रिब पर, ठीक है दोस्तों। जब हम उसे फील करेंगे तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस वहाँ पर देखने को मिलेगी। पेशेंट में नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है, हेडेक, मलाइज, पेनफुल यूरिनेशन, इस टर्म को क्या बोलते हैं, डायसूरिया। मरीज जब यूरिन जा रहा है तो उस दौरान उसको पेन हो रहा है, टर्म को बोलते हैं डायसूरिया। परीक्षा में पूछे जाने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको कॉपी में लिखना है, बर्निंग ऑन यूरिनेशन। जब भी मरीज एक बार टॉयलेट करने जाएगा, टॉयलेट करेगा, उस दौरान क्या होगा, उसे बर्निंग फील होगा। फ्रिक्वेंसी एंड अर्जेंसी, बार बार जाएगा और जल्दी जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से उसको दिक्कत आएगी। नोक्चूरिया देखने को मिलेगा, इनकॉन्टिनेंस, कम कम पेशाब जा रहा है, हेमिचूरिया, यूरिन के साथ में ब्लड देखने को मिलेगा, फीवर मरीज में देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन हुआ है तो जनरल सी बात है वहाँ पर फीवर देखने को मिलेगा। WBC इन द यूरिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हुआ है तो WBC की जो आपकी रेंज है वो यूरिन में ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर यूरिटिनाइटिस हुआ है। इन्फ्लामेशन को इंडिकेशन कौन करता है, WBC अगर बड़ी हुई है तो क्या है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को के रूप में कार्य करती हैं। जहाँ पर भी कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो WBC सबसे पहले वहाँ पर जाएंगी और रक्षा करने का कार्य करेंगे। चलिए दोस्तों, हमने अभी क्या जाना, इसके साइन एंड सिम्टम। तो यहाँ पर एक और मोस्ट कॉमन पूछा जाता है, एक और बेहतरीन प्रश्न, वो क्या है, एल्डरली क्लाइंट है, उसमें कौन कौन से सिम्टम मोस्ट कॉमन दिखाई देंगे। तो दोस्तों, एल्डरली क्लाइंट मतलब उम्र में बड़ा है, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, लिथार्जी देखने को मिलेगा, न्यू इनकॉन्टिनेंस पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो अगर एल्डर पेशेंट है तो ये 3 प्रकार के साइन उसमें देखने को मिलेंगे, जो कि हमें याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करें एजुकेशन क्या देनी है। यूटीआई का पेशेंट है तो हमें
उससे बचने के लिए क्या कि किसी भी मरीज है अस्पताल में भर्ती है उसको क्रैश इन्फेक्शन ना हो, यूटीआई के खतरे से बचने के क्या बचाव हैं उसके बारे में हम क्या एजुकेशन देंगे। आप नर्स हो तो आपको क्या एजुकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेक एंटायर एंटीबायोटिक कोर्स। आप जो एंटीबायोटिक कोर्स ले रहे हैं उसको समय से लें, ज़्यादा न लें। वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आपको क्या करनी है, केयर करनी है। क्या करनी है, स्किन केयर करनी है, किसकी, यूरिथ्रा की। ठीक है, उस दौरान आपको नहा धो रहे हैं तो बढ़िया साफ सफाई कर लीजिए, आपके जेनिटल पार्ट को साफ सफाई कर लीजिए, जिससे क्या हो, यूरिनरी इन्फेक्शन होने के खतरे को कम हो। बार बार टॉयलेट करने जाइए। वॉइड आफ्टर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के बाद क्या है, आपको टॉयलेट करने जाना चाहिए, जिससे क्या है आपके जो स्पर्म बीच में फंस गए हैं वो क्या है बाहर निकल जाए, सफाई हो जाए वहाँ पर। अवॉइड कैफीन, कैफीन से हमें, कैफीन मतलब कैफीन युक्त डाइट से हमें बचना है। ईटो मतलब क्या है, एथोनेल, क्या है, एथेनॉल। हमें शराब वगैरह का सेवन करना से बचना है, हमें दारू का सेवन नहीं करना है। वॉइड फ्रिक्वेंटली, बार बार पेशाब करने जाइए। अवॉइड बबल्स बाथ, परफ्यूम एंड स्प्रे, हमें बबल्स बात नहीं लेनी है, परफ्यूम और स्प्रे का उपयोग हमें नहीं करना है कि खुशबू लगा ले भैया, लोग खुशबू वाला एरिया है भैया, कहीं से किसी से मिलने जा रहे हैं तो भैया यहाँ पर आपने परफ्यूम छिड़क ली तो भैया ना धो के तो गए नहीं हो, आप अनहाइजीनिक हो और अनहाइजीनिक हो गए हो। तो देखिए दोस्तों, तो हमें क्या करनी है यहाँ पर, हाइजीनिक कंडीशन करनी है। अवॉइड बबल्स बात नहीं लेनी, एक तो परफ्यूम नहीं लगाना है। बियर नॉन टाइट कॉटन अंडरवियर, हमें क्या करना है, नॉन टाइट कॉटन अंडरवियर पहनना है। और दूसरी हम बात करें, टाइट चड्डी आपको नहीं पहननी है, सीधी सी बात मैं बात करूं तो ये एजुकेशन आपको मरीज को बतानी है, जिससे क्या है यूटीआई के खतरे से बचा जा सके। अब अगर किसी को यूटीआई हो गया है तो हम उसे किस प्रकार से मैनेज करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करें नर्सिंग कंसिडरेशन की। आप नर्स हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेंटेन फ्लूइड स्टेटस, हमें क्या करना है, फ्लूइड लेवल चेक करना है, उसका यूरिन और आउटपुट दोनों पेशेंट में हमें चेक करना है। जिसमें सबसे पहले हम बात करें, नॉर्मली हम बात करें तो 2 to 3 लीटर पर डे हमें उसे फ्लूइड पेशेंट को देना है, और बाद में हमें यूरिन और इंटेक दोनों को हमें चेक करना है। रिमूव द कैथेटर ASAP पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर डॉक्टर हैं उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। तो अगर यूटीआई ज़्यादा टाइम तक लगा हुआ है, यहाँ पर हम बात करें किसकी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने एक उसको कैथेटर लगाया था, वो लंबे समय से लगा हुआ है, डॉक्टर भूल गया है, लेकिन हम डॉक्टर की परमिशन से उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे क्या है यूटीआई के खतरे कम हो जाए। मेडिकेशन की हम बात करें तो एंटीबायोटिक हम उसको चालू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है। एनाल जैसे पेन वहाँ पर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा। साथ में हम बात करें पायरिडियम, इसका नाम क्या है, फेनाजोपायरिडीन, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न। ये एक ऐसा एनाल्जेसिक है जो क्या करता है, टू डिक्रीज द पेन में टर्न यूरिन ऑरेंज। यहाँ पर हम बात करें ये क्या करता है, दर्द निवारक है। साथ में अगर ये दवाई ले रहा है तो उसका जो यूरिन है वो कैसे दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का। तो पेशेंट से बोल देना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या चल रही है, पायरिडियम की टेबलेट चल रही है, जो कि आपके पेन को कम करने के लिए है। इससे आपको खतरा क्या है, जिससे क्या है आपका जो यूरिन है वो लाल कलर का है, कैसा आएगा, ऑरेंज कलर का आएगा, जो कि मोस्ट कॉमनली मरीज में देखने को मिलता है। तो ये हमें दवाइयाँ देनी है, जिससे क्या है मरीज जल्दी ठीक हो जाए, और यूटीआई से बचने के लिए हम उसे एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो कि परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है वो क्या है, रीनल कैलकुली। क्या है, रीनल में क्या बन जाना, स्टोन का बन जाना। क्या है, स्टोन का बन जाना। स्टोन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, रीनल कैलकुली। पैथोलॉजी की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, स्टोन जिसे हम कैलकुलाई बोलते हैं, फाउंड इन द यूरिनरी ट्रैक्ट या किडनी, आपकी यूरिनरी, ये वाला यूरिनरी ट्रैक्ट और ये आपकी किडनी, अगर यहाँ पर कहीं पर भी स्टोन पाया जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, रीनल कैलकुली। ठीक है, रेन कैलकुलाई। यहाँ पर हम बात करें नेफ्रोलिथियासिस की, अगर 2 टर्म यहाँ पर बनती है, परीक्षा में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है। अगर किडनी में कोई स्टोन बन गया है तो इस टर्म को क्या बोलेंगे हम, नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन इन द किडनी। अगर किडनी के अंदर कोई स्टोन फॉर्म हुआ है तो इसका टर्म को क्या बोलेंगे हम, नेफ्रोलिथियासिस। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, अगर स्टोन इन द यूरेटर, कहाँ पर बना है, आपके इस यूरेटर में स्टोन कहीं पर अटक गया है, किडनी स्टोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो स्टोन वहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कौन सा है आपका, इसका टर्म को क्या बोलेंगे हम, इस टर्म को हम बोलेंगे दोस्तों, इसको नाम आपको दिख रहा है क्या है, यहाँ पर हम बात करें क्या है, यूरेटेरोलिथियासिस। अगर आपके यूरेटर में यहाँ पर स्टोन देखने को मिल रहा है तो इस टर्म को बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, यूरेटेरोलिथियासिस। तो परीक्षा में 2 प्रश्न होते हैं जो हमें याद रखना है, नेफ्रोलिथियासिस कब बोलेंगे, जब किडनी में स्टोन बन रहा है, यूरेटेरोलिथियासिस कब बोलेंगे, जब यूरेटर में स्टोन बन रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये स्टोन होते कैसे हैं, स्टोन कैन बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा।
दे कैन बी फाउंड इनसाइड द किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लेडर। ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, किडनी, यूरेटर और ब्लेडर। ये इनका बनने का कारण क्या है दोस्तों, आप पानी मानी नहीं पी रहे हो प्रॉपर, ठीक है, और गंदा पानी पी रहे हैं जिसमें स्टोन छोटे छोटे मात्रा में, किडनी का काम ही है फिल्ट्रेशन करना, तो क्या करेंगे, उनको फिल्टर नहीं कर पाएंगे, किडनी में वहाँ पर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम की। अगर आपको किडनी स्टोन फाइंड आउट हुआ है तो आप उस दौरान मरीज में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पेन देखने को मिलेगा, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, हेमिच्यूरिया। अब जब हम ब्लड को देखेंगे, यूरिन को, यूरिन में के साथ में जो ब्लड आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा क्या आएंगी, आरबीसीज देखने को मिलेंगी। पाईयूरिया की बात करें, जब हम यूरिन के साथ में डब्ल्यूबीसीज को देखते हैं, किसको, यूरिन के साथ में अगर डब्ल्यूबीसी सेल्स आ रही है तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, पाईयूरिया। कैसी रहेगी, पीले कलर की हुई रहेगी, पकी हुई टाइप की रहती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो साइन एंड सिम्टम की बात करें तो मोस्ट कॉमनली पेन, डिस्कम्फर्ट, हेमिच्यूरिया, पाईयूरिया और नोजिया वॉमिटिंग मरीज में देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस किस प्रकार से करेंगे कि मरीज को किडनी स्टोन हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोनोग्राफी करा के देख लेंगे। क्या देख लेंगे, यूएसजी ऑफ बोथ किडनी, जिससे हमें उसकी साइज का पता चलेगा कि किडनी स्टोन कहाँ पर हुआ है, और यूरेटर में हुआ है कि आपके ब्लेडर में हुआ है कि किडनी में हुआ है, जो स्टोन फॉर्म हुआ है वो कौन सी लोकेशन पर हुआ है, ये किसको आइडेंटिफाई करेगा, यूएसजी से। यहाँ पर हम बात करें सेकंड, यहाँ पर आईबीपी इंट्रावीनस पाइलोग्राम से भी हम पता लगा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन से और यूरिन टेस्ट से भी हम यहाँ पर स्टोन का पता लगा सकते हैं। स्टोन की हम बात करें तो स्टोन में क्या होगा, स्टोन यूरिन टेस्ट जब हम कर रहे हैं, यूरिन हमने लिया है तो छोटे छोटे यूरिन उसमें टुकड़े स्टोन के देखने को मिलेंगे, तो इस कारण से हम इससे पता लगा देते हैं कि भैया यूरिन टेस्ट हमने किया, उसमें यूरिन के साथ में आपको क्या देखने को मिला, स्टोन देखने को मिले। यहाँ पर हम बात करें स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्ट कॉमन की बात करें तो परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, तो बताइए भैया मोस्ट कॉमन कौन सा स्टोन बनता है। तो जो स्टोन किडनी में या आपकी यूरेटर्स में या आपके ब्लेडर में बन रहे हैं, तो वो मोस्ट कॉमन जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, कैल्शियम के। किसके होते हैं वो स्टोन, कैल्शियम के होते हैं। फॉर्म ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट एंड द यूरिन। ऑक्सिलेट और कैल्शियम की मात्रा अगर आपकी बॉडी में हो गई है, जो कि आपकी यूरिन में पहुंच गए हैं, तो स्टोन का फॉर्म करने वाले जो मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा वो क्या होगा, कैल्शियम। यहाँ पर हम बात करें कॉजेज क्या है, आपके शरीर में हाइपर कैल्शियम, कैल्शियम का लेवल आपकी शरीर में बढ़ गया है, हाइपर, यहाँ पर हम बात करें हाइपर कैल्शियूरिया, यहाँ पर ऑक्सिलेट की मात्रा ज़्यादा हो गई है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो गया, सोडियम आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, शरीर बहुत समय से डिहाइड्रेट है, जीआई डिसऑर्डर मरीज को हुए हैं, इंक्रीज इंटेक ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट विद विटामिन डी, मरीज को कंटिन्यूस लंबे समय से कैल्शियम चल रहा है, साथ में वो विटामिन डी के सप्लीमेंट ले रहा है, तो वहाँ पर कैल्शियम क्या होगा, स्टोर किडनी में बढ़ता जाएगा, जिससे बाद में एक स्टोन फॉर्म हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम स्टोन। सेकंड हम बात करें, जो सेकंड स्टोन बनने के खतरे रहते हैं वो कौन से हैं, यूरिक एसिड के, टू मच यूरिक एसिड इन द यूरिन, एसिडिक यूरिन। जब यूरिक एसिड ज़्यादा फॉर्म हो रहा है आपकी बॉडी में और यूरिक एसिड स्टोन में फॉर्म हो गया है, स्टोन में कन्वर्ट हो गया है, तो इससे क्या होगा, आपका स्टोन देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं हम यूरिक एसिड। व्हाट इज द यूरिक एसिड, यूरिक एसिड होता क्या है दोस्तों, यूरिक एसिड इज अ वास्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द प्यूरिन। प्यूरिन क्या है, परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यूरिन के टूटने से आपका क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है, वास्ट प्रोडक्ट। ये प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में अगर आपकी बॉडी में हो गया है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिक स्टोन में। देखिए दोस्तों, ये कौन कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है, कोट वाले मरीज में, जो मरीज हैं फूड हाई विथ प्यूरिन, एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, डिहाइड्रेशन है, मेटाबॉलिक इश्यूज है, जैसे कि डायबिटीज़ मरीज को हो रखी है, तो वहाँ पर यूरिक एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यूरिक स्टोन होने के खतरे वहाँ पर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर होता है एक और कौन सा होता है, स्टेरॉइड। यहाँ पर हम बात करें परसिस्टेंट, आप एल्कलाइन ले रहे हो, एनवायरमेंट दैट अमोनिया रिच यूरिन उसको आ रहा है ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है। इसका कारण क्या है, क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंबे समय से आप यूटीआई से सफ़र कर रहे हो तो आपको स्टेरॉइड स्टोन बनने के खतरे वहाँ पर बढ़ जाएंगे। फॉरेन बॉडी और न्यूरोजेनिक कॉज इसके यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टीन, जो कि रेयर देखने को मिलता है, परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। बताइए कौन सा स्टोन है जो कि किडनी या ब्लेडर या यूरेटर में देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सा है, सिस्टीन प्रकार का स्टोन सबसे कम देखने को मिलता है। ये क्या है, रेयर है, जेनेटिक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है, जो कि क्या करता है, रीनल को अफेक्ट कराता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन का। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा में पूछे जाने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्या इनका कारण है वो हमने यहाँ पर जान लिया, कौन कौन से
स्टोन बनते हैं, एक तो कैल्शियम, यूरिक एसिड, स्टेरॉइड और सिस्टीन, जिसमें मोस्ट कॉमन है आपका कैल्शियम और रेयर कौन सा है, सिस्टीन। चलिए दोस्तों, किस किस के साथ में देखने को मिलता है ये भी हमने यहाँ पर जान लिया। अब हम बात करें किसकी, इसकी ट्रीटमेंट की। देखो अब हम इसे किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। अगर मरीज में किडनी स्टोन या यूरेटर स्टोन हो गए हैं तो इसको आप किस प्रकार से ठीक करेंगे। तो ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या करना है, मरीज को पेन हो रहा है, दर्द के लिए दवा देंगे भैया। मरीज बहुत देर से दर्द हो रहा है, आप उसको दर्द की दवाई नहीं देना है तो वो गाली देगा आपको। मोस्ट कॉमन स्टोन कौन सा होता है आपका, अभी मैंने आपको बताया। उसको पास करने के लिए सबसे पहले पेन अगर आपको हो रहा है तो उसे हम क्या देंगे, एनसाइड देंगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, ओपोइड एनाल्जेसिक मरीज को देंगे, जिससे क्या होगा, जो पेन है वो कम हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हुआ है उसको क्या करेगा, ये कम करेगा। स्ट्रेन द यूरिन, कीप एनी स्टोन एंड सेंड देम द लैब टू इवेल्युएट द टाइप ऑफ स्टोन। जब मरीज यूरिन जा रहा है उस दौरान अगर आपको छोटे छोटे टुकड़े अगर आपको स्टोन के मिले हैं तो उनको आप कलेक्ट करेंगे और लैब में उनको सैंपल के लिए भेज देंगे, जिससे हम पता करेंगे ये किस प्रकार का स्टोन है, कौन सा स्टोन है। अभी हमने 4 प्रकार के स्टोन पढ़े थे, कैल्शियम वाले, ठीक है, सिस्टीन वाले ऐसे करके, और यूरिक एसिड वाले, ठीक है, और स्ट्राइप, 4 प्रकार के होते हैं। गेट देम मूविंग और फ्रिक्वेंटली टर्निंग देम, हम क्या करेंगे, उसे बार बार पुश स्टोन फॉरवर्ड एंड आउट, डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको मूव करते रहेंगे, फ्रिक्वेंटली टर्निंग। फ्लूइड मात्रा हम उसे ज़्यादा देंगे। फ्लूइड्स की ज़्यादा इंक्रीजमेंट से क्या होता है, किडनी आपकी ज़्यादा फंक्शन करेगी और जो स्टोन आपके किडनी में और यूरेटर में फंस गए हैं, ब्लैडर में, क्या होगा, वो ज़्यादा यूरिन के थ्रू बाहर आने की संभावना वहाँ पर बढ़ जाती है। इसलिए जो किडनी स्टोन वाले मरीज होते हैं, किडनी में स्टोन कहीं पर भी देखने को मिल रहा है तो मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दीजिए, जिससे क्या है, वो छोटे मोटे स्टोन है वो क्या है, पानी के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। डाइट की हम बात करें तो हमें लिमिट प्रोटीन, जो प्रोटीन है उसको कम देना है, सोडियम युक्त डाइट कम देना है और कैल्शियम युक्त डाइट भी क्या देनी है, कम देनी है। कौन से मरीज के साथ में, जिसको स्टोन हो गया है। प्रोसीजर की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रोसीजर होते हैं जिससे हम किडनी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। एक तो होता है आपका नॉन इन्वेजिव, एक होता है आपका इन्वेजिव। यहाँ पर हम बात करें नॉन इन्वेजिव की, दोस्तों एक मेथड है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोटॉमी। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेंड शॉक वेव टू ब्रेक अप द स्टोन। हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम शॉक वेव देते हैं, जिससे क्या है, आपकी जो किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, उसमें जो स्टोन बना हुआ है वो टूट जाए और बाद में यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। एक होता है आपका इन्वेजिव मेथड, जिसमें हम देख रहे होते हैं कैमरे के थ्रू कि भैया ये रहा स्टोन, चलो हम यहाँ पर नली डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। इसमें हम कट लगाते हैं और एक ट्यूब इंसर्ट कराते हैं स्टोन रिमूव करने के लिए। इंसिजन लगाएंगे हम और फिर क्या करेंगे, बैक वेयर द किडनी इज द आर लोकेटेड, वहाँ पर हम उस ट्यूब को डालेंगे और प्रेशर से उस किडनी को बाहर की ओर खींच लेंगे। ये क्या है, कट लगाते हैं और एक ऑपरेशनल प्रोसीजर है, इसमें इंसिजन लगाते हैं, इसलिए टॉमी वर्ड का उपयोग यहाँ पर किया गया है।